हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफरीन। आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज जो वीडियो है हमारा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। हमारे चैनल पे इससे पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। वो थे ओलंपियाड बेसिस पे, अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन ये जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें तो उनके लिए ये जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी के चैप्टर से। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं और उसके बाद बायोलॉजी का चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस दे रखे हैं तो उनको हम वन बाय वन लेंगे। लेकिन मेनली उसके अंदर 4 जो हैं लाइफ प्रोसेस गिवन है। तो उनमें से हम आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, पूरा एनसीईआरटी कवर्ड करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या हम बोलें ये ऐसे फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो सर्वाइव करे, वो जिंदा रहे, तो कम से कम उसको ये प्रोसेस तो परफॉर्म करने ही होंगे, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिक फंक्शन है performed by organism to maintain their organized structure are called life process। वो चाहता है वो सर्वाइव करे तो उसको ये फंक्शन परफॉर्म करने होंगे और इन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। लाइफ प्रोसेस में, अच्छा, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ने से पहले हम खुद ही डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या ज़रूरी है, ऐसे कौन से फंक्शन ज़रूरी हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए असेंशियल होंगे। भाई करना ही पड़ेगा, उसको जिंदा रहना है तो करना ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका मेन पर्पस क्या है? फीडिंग का। भाई वो फीडिंग करे, उसके बाद वो ब्रीडिंग करे। तो फीडिंग मतलब खाना खाना है उसको, तो मेनली उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो खाना तो लेना ही पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। अब बात ये आती है कि क्यों, वाई फूड? फूड क्यों ज़रूरी है उसको? फूड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फूड में जो है ऐसे केमिकल्स होंगे जो उसकी ग्रोथ करवाएंगे फर्स्ट, ठीक है, उसको डिसीजेस से लड़ने के लिए हम बोल सकते हैं पावर देंगे। कोई भी अगर उसको इम्यूनिटी को इसको स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए डिसीजेस से, तो वो केमिकल उसको प्रोवाइड करेंगे। कहीं डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करेंगे। उसके अलावा ग्रोथ के लिए जो है मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में होगी? फूड में होगी। तो इसका मतलब उसको फूड का इंटेक करना पड़ेगा, तभी उसको ये सारी चीज़ें मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो केमिकल से उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो वो उसको अपना फूड लेना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा फूड का, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। तो फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? न्यूट्रिशन। क्योंकि फूड के अंदर क्या है? जिस केमिकल्स की मैंने अभी बात करी है उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो सिंपल है, न्यूट्रिएंट को लेना, उसको यूज करना अपनी अलग अलग एक्टिविटी के लिए, उसको हमने क्या बोल दिया? न्यूट्रिशन बोल दिया। तो जो ये टर्म है न्यूट्रिशन, ये कहाँ से डिराइव हुई है? न्यूट्रिएंट से ही डिराइव हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? फीडिंग हो गया। फिर सेकंड जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जो कि आज हम इस वीडियो में डिटेल में, या हम बोले एनसीईआरटी बेस्ड, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि हमने खाना खाया या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फूड का इंटेक किया, फूड से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उसको न्यूट्रिएंट मिल गए। अब उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उन न्यूट्रिएंट में छुपी हुई एनर्जी चाहिए। तो उन न्यूट्रिएंट में जो एनर्जी छुपी हुई है उसको हम बाहर निकालेंगे कैसे? जब उनका ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन कब होगा? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उन न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है हमेशा यूजफुल प्रोडक्ट्स ही बन रहे हों। इतनी सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यूजफुल हमें प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, उसमें वेस्ट भी जनरेट होगा। भाई इतना सारा काम हो रहा है, अगर बॉडी के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो यहाँ पे वेस्ट भी जनरेट हो रहे होंगे। तो बॉडी में जो वेस्ट बन रहे हैं, बॉडी उसको बाहर रिमूव कर रही है, उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। एक टर्म हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं ईजेशन, इसका मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। मतलब हमने बाहर से कोई खाना लिया, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी उसको क्या करेगी? बाहर रिमूव करेगी।
तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेशन। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन की, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों टर्म्स में। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी में बने हुए वेस्ट को बाहर रिमूव करना, मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट बन रहे हैं उसको बाहर रिमूव करना, दैट इज एक्सक्रीशन। लेकिन इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव करना, वो होता है इजेशन। तो हमें बोर्ड एग्जाम में अगर हमें पूछ लिया जाए तो हमें इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस को हम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जा रहे हैं। सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, कोई एक सब्सटेंस है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। अब यहाँ किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड लिया हमने, फूड में हमें न्यूट्रिएंट मिले, वो न्यूट्रिएंट को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना होगा। हमने बोला रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी भी न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब वो ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर आया है उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना होगा। ठीक है, ये वेस्ट जो जनरेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, इसको भी उस पॉइंट तक लेकर आना पड़ेगा जहां से हम उसको बाहर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सब्सटेंसेस को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो लेकर जाने के लिए भी तो हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वो किस में पढ़ते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये जो 4 बेसिक प्रोसेस है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म ने फूड का इंटेक किया, फिर जो उसको फूड में न्यूट्रिएंट मिले उसका ब्रेक डाउन किया ताकि उसको उससे एनर्जी मिल सके, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया और जो वेस्ट बना बॉडी में उसको भी बाहर रिमूव किया। तो वो हो गया एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट वाला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिली वो हो गया रेस्पिरेशन, फूड का इंटेक किया वो हो गया न्यूट्रिशन। तो ये तो बेसिक फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने ही है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। तो हमने इसको क्या बोला, लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं, जो हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अभी हमने डिस्कस किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट उसको मिले हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसका वो ब्रेक डाउन कर रहा है और उसमें छुपी हुई एनर्जी को बाहर रिलीज करवाना है, इसलिए उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से पहले ना हमें एक टर्म बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और वो टर्म है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है ना, बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सबको हम क्या बोलते हैं, वो जो पूरा सम है, पूरा जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज चल रही हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होंगी, कुछ प्रोसेसेस तो ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसको तो हम बोल देंगे, जहां पे फॉर्मेशन होगा उसमें तो हम बोल देंगे ये एनाबॉलिज्म है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटा हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैटा मतलब कट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसे रिएक्शंस होंगे, ऐसे प्रोसेसेस होंगे जहां पर किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, सिंपल सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे होंगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इसका एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन किया लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, मतलब यहाँ फॉर्मेशन हुआ। तो फॉर्मेशन हुआ तो उस रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने क्या बोला, एनाबॉलिज्म। लेकिन जहां ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई एक सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और उसमें छुपी हुई एनर्जी को बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसका ब्रेक डाउन होगा, जो फूड हमने लिया है। तो यहाँ ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। तो अगर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, या एक्सप्लेन द टर्म रेस्पिरेशन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और मेनली यहाँ पे हम जिस फूड की बात कर रहे हैं वो फूड है ग्लूकोज, क्योंकि हमारी बॉडी जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है वो करती है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में एटीपी के बारे में गिवन है, तो हमें ये याद रखना है कि वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या करेंगे, किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे, एटीपी के फॉर्म में।
हमें पता होना चाहिए ना एक कि जो एनर्जी होती है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना बना सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है, जो एनर्जी छुपी हुई है ना उसी एनर्जी को हम बाहर निकाल रहे हैं, जो बॉन्ड्स टूटेंगे उससे एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को या तो कोई ऑर्गेनिज्म उसको स्टोर कर ले, ठीक है, नहीं तो एनवायरनमेंट में क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो हम उसको किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, एटीपी के फॉर्म में। तो ये हमें याद रखना है। और इस बार जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी 23 में मार्च में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इमीडिएट सोर्स होगा एनर्जी का वो होता है, अगर हम बात करें ग्लूकोज, और उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये इक्वेशन है, ये फूड है, और मेनली हम इसको, ये फूड क्या है, ग्लूकोज। हालांकि फैट भी यूज करते हैं, प्रोटीन भी यूज करते हैं, लेकिन इमीडिएट सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। तो हम अगर हमें आए रेस्पिरेशन लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो हमें डेफिनेशन के साथ हमें इक्वेशन भी लिखनी है। आंसर लिखने का जो सही तरीका होता है या मेथड होता है लिखने का, वो यही है कि अगर हमसे कुछ पूछा जाए तो पहले हम उसका डेफिनेशन लिखें, उसके बाद हम उसका इक्वेशन लिखें। यही एक करेक्ट वे है आंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो फूड है, फूड की जगह अगर हम ग्लूकोज भी लिखेंगे तो भी है, वो सही है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या रिलीज हो रही है इससे, CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन है। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के जो है कितने टाइप्स हैं। अच्छा, उससे पहले एक टर्म और आती है हमारे, ब्रीथिंग, ठीक है। हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो सेम है ब्रीथिंग का, नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन, ध्यान से, ऑक्सीजन आया, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ, सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हुआ, सेल्स में न्यूट्रिएंट थे, ऑक्सीजन की एंट्री पे उन न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग सिंपल एक एक्सचेंज है गैसेस का। किसके बीच में एक्सचेंज है, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आई होगी, कहाँ से आई है, बाहर से आई है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट से क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, और इसके बदले में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा क्या रिलीज किया है, CO2। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, O2 को इनटेक कर रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से ले रहा है और एनवायरनमेंट में CO2 को दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया गैसेस का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो हमें ये सिंपल याद रखना है कि ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। या तो हम ये याद रख लें, और अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें तो ब्रीथिंग क्या हो गया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट ऑफ CO2, ये क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया। तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग सिर्फ एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, वेयरएज रेस्पिरेशन एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो स्टार्ट हो रहा है विद इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कंप्लीट रेस्पिरेशन है। लेकिन ब्रीथिंग सिर्फ एक पहला स्टेप है, ऑक्सीजन लेने का और CO2 रिलीज करने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू आउटर एनवायरनमेंट। इसको हमने क्या बोला है, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग सिर्फ एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो इसमें आई थिंक हमारा ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर हमें डिफरेंस भी आता है तो हमें इसे यही लिखना है, पहले रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है और फिर उसके बाद ब्रीथिंग को। सही जो वे होता है ना डिफरेंस लिखने का, वो ये होता है कि हम उसको टेबल के फॉर्म में लिखें, 2 कॉलम्स बनाएं, एक तरफ ब्रीथिंग लिखें, एक तरफ रेस्पिरेशन लिखें, और फिर पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन फिर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, और हम ये बताएं कि ब्रीथिंग क्या है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, सिर्फ पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो चाहे ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन में डिफरेंस आए या किसी और में अगर हमें डिफरेंस पूछा जाता है तो बोर्ड एग्जाम में हमें जो करेक्ट वे होता है ना रिप्रेजेंटेशन का, वो यही होता है कि हम हमेशा टेबल के फॉर्म में ही लिखें डिफरेंस, ठीक है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखे जाएं तो ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, और किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले आता है एरोबिक। एरोबिक मतलब एयर, तो इसका मतलब हम यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऐसे टाइप का ब्रेकडाउन होगा जो फूड का, जो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ये फूड है, फूड मेनली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड इज यूज फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। जब भी बायोलॉजी में कहीं टर्म आता है ना लाइसिस, इट मीन्स ब्रेकडाउन। क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। और कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अगर मैं ये बोल रही हूँ ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, तो ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यही ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, और यहीं पर क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का। उससे क्या बनेगा, 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड। एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर है ये लाइंस कि 6 कार्बन का ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर हम लिखें तो कैसे लिखते हैं हम, ग्लूकोज C6H12O6। तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6, तो ये 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू 3 कार्बन ऑफ पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड 3 कार्बन है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी में एकदम क्लियर गिवन है। तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होगा पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे अभी नॉर्मली है ना, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, नॉर्मली जस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, सिंपल बैठे हो, रिलैक्स हो, कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, नॉर्मली। तो नॉर्मली कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है अभी, एरोबिक, जहां पर सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। ठीक है, तो उतना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सफिशिएंटली क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और इस पाइरुविक एसिड का, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो गया पाइरुविक एसिड में, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कंप्लीट कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट में गया। ठीक है, वाटर, उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें ये याद रखना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें कितनी एटीपी मिल रही है, 38 एटीपी। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ग्लूकोज की प्रेजेंस में फूड का या ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो लार्ज अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, क्योंकि सारे बॉन्ड्स टूट गए, जितने बॉन्ड्स थे वो पूरे टूट चुके हैं। तो जितनी एनर्जी छुपी हुई थी सब बाहर रिलीज हो गई, तो लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी अगर हमें आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जब फूड का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके साथ ये इक्वेशन मस्ट है जो कि हमें लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद ये एक टाइप हो गया। सेकेंड टाइप आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एन क्या हो गया यहाँ पे, विदाउट। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन 2 कंडीशन है यहाँ पर, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा या फिर इनसफिशिएंट होगा। इनसफिशिएंट होगा मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है, तो भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन और इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब क्या हुआ, इससे पहले वाली अगर हमने ध्यान दिया हो इक्वेशन पे, तो हमने क्या दिया था कि फूड से पाइरुविक तो बन गया, यहाँ तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब होगी, आगे पाइरुविक एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा, तब यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड से ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन का ही पाइरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहले अब हम देखते हैं ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट जो है एनारोबिकली रिस्पायर करता है। एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल हमें बताने हैं उन ऑर्गेनिज्म के विच शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया ईस्ट, प्रोटोजोअन हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो क्या शो करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो अब ईस्ट में क्या होगा, 3 कार्बन का, हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है, 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड है ईस्ट के अंदर, इन एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एल्कोहल बनेगा, C2H5OH, ये इथेनॉल है, एक टाइप का एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 2 ATP, ओनली 2 ATP रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बन गया लेकिन पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलेगी हमें। तो क्या मिली हमें एनर्जी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पर क्या हो रहा है, शुगर से, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, याद रखना है हमें, अच्छे से पूछा जा सकता है हमको। और अल्कोहल बन रहा है तो हमने इसको क्या बोला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद मसल सेल्स की बात करें, मसल सेल्स ये कंडीशन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब क्या हुआ, अभी तो हम रेस्ट पे थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, हम कुछ एक्सरसाइज करने लगे। अब एक्सरसाइज करने लगे तो एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो गई लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। और अक्सर हमने नोटिस किया होगा जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट भी फास्ट हो जाती है ना, बहुत जल्दी जल्दी हम ब्रीथ करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, बॉडी की रिक्वायरमेंट है अभी ऑक्सीजन, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अंदर एनर्जी चाहिए और एनर्जी कब मिलेगी, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन उतना सफिशिएंटली सप्लाई नहीं हो पाया मसल सेल्स को। अब नहीं हो पाया तो जहां पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होना था वहां नहीं हुआ और उसकी जगह क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड और 2 ATP, क्योंकि अगेन यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो अक्सर हमने नोटिस किया होगा जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, हम मान लिया आज हमारा दिल किया, हम मॉर्निंग में उठे और वॉक पे चले गए, या हम जॉगिंग पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हमने एक्सरसाइज कर लिया, तो एक्सरसाइज के बाद ना हमें मस्क्यूलर क्रैम्प्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मस्क्यूलर क्रैम्प्स हुए, बहुत ज्यादा मसल पेन होने लगी, तो उसके पीछे रीजन क्या था कि जब हमने एक्सरसाइज करी तो ऑक्सीजन एनर्जी का डिमांड ज्यादा था, ऑक्सीजन उतना सफिशिएंटली सप्लाई नहीं हो पाया, तो जहां पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होना था वहां कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होकर क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ मसल्स के अंदर तो मसल्स में क्रैम्प होने लगे, मसल पेन करने लगी। तो हमें ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि रीजन क्या है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मस्क्यूलर क्रैम्प आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज और आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें कोई कंडीशन बना के भी दे सकते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, नाम दे दिया उसका रोहन, मोहन, सोहन या रीटा, सीता, ठीक है, ये नाम दे दिया और बोला कि ये एक्सरसाइज पे गए और एक्सरसाइज के बाद ना इनको मसल्स में बहुत पेन होने लगा, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली रीजन क्या है कि जब उन्होंने एक्सरसाइज करी तो एनर्जी का डिमांड ज्यादा था, ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, तो in presence of insufficient oxygen lactic acid is produced in muscle cells और lactic acid जब accumulate हो गया muscle cells के अंदर तो क्या हुआ, उसे muscular cramps हुए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रीजन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज ना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर हमें बेसिक पता है ना, कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है कि हाँ क्यों हो रहा है मसल पेन किसी भी एक्सरसाइज के बाद, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक। अब है ना यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, या तो आपको अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। आपको डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं कि है ना, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। अगेन तरीका वही है आंसर का, हमें वापस टेबल बनाना है, एक तरफ हमें एरोबिक एक तरफ हमें एनारोबिक लिखना है और डिफाइन करना है। पहले डेफिनेशन फिर इक्वेशन, फिर उसके बाद पहला तो क्या हो गया कि डेफिनेशन हो गई कि एरोबिक जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन, एनारोबिक इन एब्सेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि अगर हम एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, कंप्लीट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। During aerobic respiration, large amount of energy is released, whereas in anaerobic respiration, less amount of energy is released due to incomplete। हाँ, यहाँ हमें ये याद रखना है कि हमें एरोबिक में लिखना है कि complete breakdown of food take place, whereas in anaerobic respiration, incomplete breakdown of food takes place, ठीक है। और यही रीजन है कि वहां पे लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर लेस अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। एक तो ये हो गया, डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद ना
एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो ये पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज ब्रेकडाउन के वेरियस पाथवे को एक्सप्लेन करो, या फूड किस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करो। तो यही एरोबिक और एनारोबिक को हमें कंबाइन करके लिखना होगा, और उसको हमें लिखना कैसे है, हमें ये लिखना है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये 6 कार्बन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ किस में हुआ, पाइरुवेट में हुआ, ठीक है, ये कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस बोला, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पाइरुवेट से अब यहाँ पर हमारे पास 3 पाथवे हैं इसके ब्रेकडाउन के लिए। एक तो नॉर्मली जो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज हुआ, ठीक है, वाटर है, प्लस लार्ज अमाउंट की हमें क्या मिली, ATP मिली, 38 ATP हमें मिली, तो ये तो इन प्रेजेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अभी हमने देखी, किस में देखी, इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल के अंदर क्या हुआ, इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बना इसमें बना C2H5OH, इथेनॉल बना, CO2 रिलीज हुआ, प्लस 2 ATP बना, ठीक है। अब अगर हम वहां बात करें, एक थर्ड कंडीशन अभी हमने पढ़ी है जस्ट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट क्या है, ऑक्सीजन कहाँ है, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स के अंदर हो रहा है, और कब हो रहा है वो कंडीशन भी बतानी पड़ेगी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। और क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और क्या मिला हमें, 2 ATP मिला, ठीक है। और यही लैक्टिक एसिड क्या है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये है रीजन फॉर मस्क्यूलर क्रैम्प, ये हमें ध्यान में रखना है। मस्क्यूलर क्रैम्प्स जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। तो हमें ये NCERT में भी गिवन है, और हमें ये अच्छे से याद रखना है कि वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, या तो ये हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट पाथवे जिसमें फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एरोबिक और एनारोबिक। इसके बाद ये फर्मेंटेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जहां पर क्या होगा, एक सब्सटेंस जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ यूज हो रहा है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बनाने में, ब्रेड वगैरह, योगर्ट वगैरह बनाने में यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज वो शुगर होती है जो फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इथेनॉल में, और ये एक टाइप का क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो प्लांट्स हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, चाहे हम एक बैक्टीरिया की बात करें, किसी की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, रेस्पिरेशन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे अदर एनिमल हो, कोई भी हो, रेस्पिरेशन इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में सेम हो रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है। वही होगा किसी की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, फूड होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये तो सब में ही होगा ना, सब में होगा, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ना, जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, ये डिफरेंट हो सकता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है। हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम लंग्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं ना गैसेस का, और कोई और ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है वो स्किन के थ्रू कर रहा होगा,
जैसे फिशेज हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे होंगे गैसेस का। तो गैसेस एक्सचेंज करने वाला जो मैकेनिज्म होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जरूरी नहीं है सेम है, वो डिफरेंट हो सकता है। प्लांट में डिफरेंट है, प्लांट में ना लंग्स होते हैं, ना गिल्स होते हैं, ना स्किन है, वो कोई और तरीका यूज करते होंगे ना गैसेज एक्सचेंज का। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ना ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ये डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट रेस्पिरेशन इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन सेम होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया में भी वही होगा, एक प्लांट में भी वही होगा और एक ह्यूमन में भी वही होगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पता होना चाहिए वो ये है कि जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा। गैसेस का एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा। लेकिन हाँ, हालांकि उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, डिफ्यूजन से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, अब वहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म अलग हो सकता है। लेकिन गैसेस का एक्सचेंज चाहे गिल्स में हो, चाहे स्किन में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे ह्यूमंस में हो, होगा डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा गैसेस का एक्सचेंज। ये हमें याद रखना है, दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं हम प्लांट के। प्लांट में हमें 2-3 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली ये याद रखनी है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कहाँ से होगा। 3 पार्ट हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होगा, एक लीव्स के थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू होगा और रूट्स के थ्रू होगा। ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के अंदर जहां पर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और उसके अलावा अगर हम रूट्स की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रूट्स हैं, रूट्स में हो रहा है रूट हेयर्स के थ्रू, ये याद रखना है हमें। ठीक है, पहला। अब हम बात करते हैं स्टेम की। अगर ग्रीन स्टेम है ना, सॉफ्ट सी स्टेम है, तो स्टोमेटा के थ्रू होगा। लेकिन स्टेम कैसी है, ये हार्ड वुडी स्टेम है, हार्ड है, ब्राउन कलर की स्टेम है ना, बाहर कहा जाता है, हार्ड वुडी स्टेम है, तो इसमें होगा लेंटिकल के थ्रू। ठीक है, या लेंटिसल्स जो हम बोलते हैं, ये हो रहा है लेंटिकल्स के थ्रू। ये ओपन पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हार्डवुडी स्टेम पे। और अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में हमें बहुत अच्छे से पता है, लीव्स में माइन्यूट से पोर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा है जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं, और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करते हैं उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो स्टोमेटा हमें याद रखना कोई सेल नहीं है, स्टोमेटा एक ओपनिंग है। ठीक है, उसको क्लोज करना या उसको ओपन करना कौन रेगुलेट करेगा, जो उसके आसपास जो गार्ड सेल्स होते हैं वो करते हैं। तो हमें पहला ये याद रखना है कि 3 पार्ट्स हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। लीव्स में हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स में हो रहा है रूट हेयर के थ्रू, और हार्डवुडी स्टेम में हो रहा है लेंटिकल्स के थ्रू। ये हमें याद रखना है। कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। हमें रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर इतना हमें पता होना चाहिए। ये जो है लीव्स में दे रखा, और ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ठीक है, ये स्टोमेटा है और ये इसके आसपास जो ये बीन शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से, ये कौन से हैं, गार्ड सेल्स हैं, जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो हमें इसको इतना याद नहीं रखना है। बस हमें इतना याद रखना है कि अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, इतना हमें याद रखना पड़ेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा वगैरह हो गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही करेगा। फिशेज हैं तो वो गिल्स के थ्रू करेंगी। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, वो लंग्स के थ्रू करेंगे। जैसे अर्थ वॉर्म है तो वो किसके थ्रू करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज, स्किन के थ्रू करेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ह्यूमंस है तो वो लंग्स के थ्रू कर रहे हैं, फिशेज हैं तो वो गिल्स के थ्रू कर रही होंगी, अर्थ वॉर्म है तो वो स्किन के थ्रू कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बोल दो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल दो, रेस्पिरेटरी सरफेस बोल दो। इन्हीं 3 नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, मतलब यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। हम बोल रहे हैं स्किन है अर्थवॉर्म में, मतलब वहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। हम ये बोल रहे हैं फिश में गिल्स है, वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। लेकिन इसके फीचर्स क्या है, क्यों हमने इसको कंसिडर्ड किया कि भाई यही रेस्पिरेटरी सरफेस है, कोई और भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे क्या की फीचर्स होते हैं, ऐसे क्या फीचर है किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस को कि हम कंसिडर्ड कर लें कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या है, दे शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया।
लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है तो उसका क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, दे हैव मॉइस्ट थिन वॉल, थिन पतला होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जितना पतला होगा डिफ्यूजन उतना इजीली हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो जितना पतला होगा उतना ज्यादा वो इजीली क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। सेकंड फीचर हो गया इसका। इसके अलावा रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई हो ताकि जब गैसेस का एक्सचेंज हो तो वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये हमें कम से कम हमें 3 फीचर्स तो पता होने चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस के। क्वेश्चन हमें कैसा भी पूछा जा सकता है, हमें ये पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो क्या फीचर होते हैं, दे शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, शुड हैव थिन वॉल एंड रिच ब्लड सप्लाई फॉर इजी डिफ्यूजन, ठीक है। हाईली वेस्क्यूलर होना चाहिए, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होगी तो क्या होगा, गैसेस का जो है डिफ्यूजन तो हो ही जाएगा, उनका ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हमें बना के फ्रेम करके दिया जा सकता है कि गिल्स हैं, फिश के अंदर हैं, तो क्या फीचर्स होंगे उसके, है ना, गिल्स के क्या फीचर्स हैं, लंग्स के क्या फीचर्स होंगे, क्यों उसको कंसिडर्ड कर लिया गया एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो क्यों कर लिया गया, हमें ध्यान में होना चाहिए। अच्छा हाँ, रेस्पिरेटरी सरफेस वो है जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके ये 3 फीचर्स तो होने ही चाहिए। तो हमें ये याद रखना है, लार्ज सरफेस एरिया, थिन वॉल, हाईली वेस्क्यूलर एंड मस्ट बी मॉइस्ट, मॉइस्ट हो, ठीक है, इजी डिफ्यूजन के लिए। तो ये है रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें ह्यूमंस का, तो हम इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर सकते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो है जहां से गैसेस मूव करती हुई जा रही हैं, ठीक है, चली गई मूव करके। फिर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जहां अब उसका एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर दिया जाएगा और CO2 को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और एक होती है रेस्पिरेटरी मसल्स, ये ऐसी मसल्स हैं जो किस में हेल्प कर रही हैं, ब्रीथिंग में, जो फर्स्ट स्टेप है ना रेस्पिरेशन, उसमें ये हेल्प कर रही है। तो 3 हम पार्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, जिनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये जो 2 होल्स है ना हमारे नोज के नीचे जहां से हवा अंदर की तरफ जा रही है, इन 2 होल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो हमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स है, और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, इनहेलेशन ऑफ एयर हो रही है, ठीक है, मतलब एयर इनहेल की जा रही है, ना कि एयर इनहेल की जा रही है, एयर को एक्सहेल भी किया जा रहा है इनसे। तो ये याद रखना है। ये एक लार्ज स्पेस में जाकर ओपन होती है, उस लार्ज स्पेस को हम बोलते हैं नेसल कैविटी, ठीक है। टिश्यू न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना, बकल कैविटी का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पैलेट आता है, ठीक है। तो नेसल कैविटी के जस्ट नीचे होती है बकल कैविटी, तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है ना स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट का फंक्शन हमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैलेट, तो सिंपल हमें एक लाइन में याद रखना है, इट सेपरेट्स बकल कैविटी फ्रॉम नेसल कैविटी, दोनों कैविटीज को सेपरेट करते हैं, ताकि हम इस सेपरेशन का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये सेपरेशन इसलिए जरूरी है कि हम सेम टाइम पर मैस्टिकेट कर सकें फूड को और इनहेल कर सकें। अगर इनमें सेपरेशन नहीं होता, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वो कभी फूड को च्यू नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट स्वेलो करते हैं फूड को, वो च्यू नहीं कर सकते हैं। मैस्टिकेशन की एबिलिटी ही हमारे अंदर है, मैमल्स के अंदर, क्योंकि हम पैलेट डेवलप हो गई है। तो पैलेट डेवलप होने की वजह से सेम टाइम पर हम ब्रीथ भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे हम फूड को च्यू कर सकते हैं या मैस्टिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेसल कैविटी का फंक्शन पूछा जाता है कि नेसल कैविटी का फंक्शन क्या है। तो अगर हमें नेसल कैविटी के बारे में पूछा जाए तो हमें ये लिखना है कि एक लार्ज स्पेस है, ठीक है, विच कंटेन, हमें ये याद रखना है, विच कंटेन हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस एक ना स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। हेयर से छोटे छोटे हेयर्स नोज में हमने अक्सर नोटिस किया होगा, हमारी जो नोज है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको हम सीलिया बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, हमने एयर को अंदर लिया,
इनहेल किया, जब हमने इनहेल किया तो इस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे, डस्ट पार्टिकल्स भी थे। तो क्या होता है, म्यूकस की वजह से हमारी जो नोज होती है ना, नेसल कैविटी जो होती है, थोड़ी मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ट्रैप हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वहीं स्टिक हो जाते हैं। और ये जो हेयर्स है ना, छोटे छोटे सीलिया, ये ना फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो हवा जो अंदर जाती है ना, वो इनके थ्रू क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, और फिल्टर होकर फिर कहाँ जाती है, अंदर। तो इनका काम क्या होता है, हेयर और जो सीलिया और जो म्यूकस है, ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट हुआ, उनको ये यहीं ट्रैप कर लेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो नेसल कैविटी, इट कंटेन्स हेयर एंड म्यूकस विच एनट्रैप द डस्ट पार्टिकल। उसके अलावा जो काम होता है वो भी याद रखना है हमें। और क्या काम होता है, एयर को वार्म करने का, मॉइस्ट करने का, और उसको स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर दिया, मतलब हम ट्रैप कर लिया हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको मॉइस्ट करने का और उसको वार्म करने का। इसके अलावा वार्मिंग भी होती है एयर की, और कूलिंग भी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक फिक्स्ड टेम्परेचर है 37 डिग्री, है ना। हम कहीं गए, बहुत ज्यादा गर्म हवा आती, अब इतनी गर्म हवा अगर अंदर जाएगी ना, तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करेगी। तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर तक कूल करना पड़ेगा। कहीं गए, बहुत ठंडी हवाएं थी, बहुत ज्यादा कोल्ड एयर भी अगर अंदर गई, तो वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो मतलब उसको बॉडी टेम्परेचर तक क्या करना पड़ेगा, वार्म। तो ये सारे काम कौन करता है, नेसल कैविटी। तो हमें बहुत क्लियर कट याद रखना है कि नेसल कैविटी फंक्शन पूछा जाता है, कंटेन हेयर एंड म्यूकस, ठीक है, विच एनट्रैप डस्ट पार्टिकल। सेकेंड, क्या कर रहा है, वार्मिंग कूलिंग ऑफ एयर। ये हमें याद रखना है इन नेसल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल नीयर्स। अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो ये हमारा बकल कैविटी वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला नेसल कैविटी। जैसे यहाँ पर हमारे 2 होल्स है ना, वैसे अंदर की तरफ भी होते हैं, ठीक है, जो यूव्यूला क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो हवा यहाँ नॉस्ट्रिल से यहाँ गई, फिर यहाँ से वो यहाँ आएगी, और यहाँ पर हमारा विंड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है, और फिर वो यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये हो गया इंटरनल नीयर्स। उसके बाद आता है फेरिंक्स। अब हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल याद रखना है, हमें उसके बाद हमें याद रखना है नेसल कैविटी, और उसके बाद हमें याद रखना है फेरिंक्स। अगर हम ये भी याद नहीं रखते तो हम चलेगा, लेकिन हमें फेरिंक्स याद रखना है। फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है, किसके बीच का, एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। जैसे अभी मैंने इस डायग्राम में बताया, मैं फिर से बताती हूँ इसको। यहां पर क्या हुआ, ये नोज है, नोज से एयर आई, और एयर किधर गई, ये हमारे विंड पाइप में। क्या है ये हमारा, ये विंड पाइप है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्या है हमारा, ये हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस है, ठीक है, मान लिया ये फूड पाइप है। अब क्या होगा, नोज तो कहां से आई, सॉरी एयर तो कहां से आई, नोज से, ठीक है, लेकिन फूड कहां से आ रहा है, बकल कैविटी से, और बकल कैविटी से कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां से एयर भी क्रॉस कर रही है, और जहां से ये ग्रीन कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, फूड भी क्रॉस कर रहा है, दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉमन पैसेज है। तो ये जो कॉमन पैसेज है, इसी को हमने क्या बोला है, फेरिंग्स। तो ये याद रखना है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, ठीक है, जहां से दोनों क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद ये डायग्राम है जहां पर ये हमारा नेसल कैविटी वाला पार्ट है, उसके बाद ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। फेरिंग्स के बाद जो है ये लेरिंग्स वाला, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा विंड पाइप है, ये विंड पाइप जो है ये 2 में डिवाइड हो रहा है, जिसको ब्रोंकियाई बोला है। और ये हमारे लंग्स हैं, ये वाला जो है लेफ्ट और ये राइट है, और नीचे ये मसल है, रेस्पिरेटरी मसल, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। एल्विलाई और ब्रोंकाई के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है लेरिंग्स। अब लेरिंग्स में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये अपर पार्ट है किसका, ट्रैकिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, वॉइस बॉक्स। अगर हम ट्रैकिया बनाएं विंड पाइप, तो ये विंड पाइप का ये अपर वाला पार्ट थोड़ा सा इनलार्ज होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। और ये हमारा एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे ना, तो विंड पाइप के पीछे ही क्या है हमारा, ईसोफेगस है ना। अगर मैं ऐसे खड़ी हूं, तो सामने जो पाइप है वो तो क्या है, ट्रैकिया है, वो तो विंड पाइप है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है ईसोफेगस, ठीक है। तो जब भी हम फूड स्वेलो करेंगे, हमें पता है कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। तो फूड हमारा विंड पाइप में ना जाए, वो सिर्फ कहाँ जाए, ईसोफेगस में जाए। तो इसीलिए ये जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एपिग्लॉटिस।
ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको कवर कर लेता है, ये क्लोज हो जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ये है, ये क्लोज कर लेगा इसको। जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे विंड पाइप को क्या करेगा, क्लोज करेगा, ताकि जो फूड है वो कहाँ जाए, सीधा ईसोफेगस में जाए, ना कि वो ट्रैकिया में आए। तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, इट क्लोजेस द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तब ये क्या करेगा, ट्रैकिया को क्लोज कर लेगा। ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, थोड़ा सा साइज में लार्ज होगा। अब आ जाते हैं हम ट्रैकिया पर, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लेंथ याद रह जाती है तो ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी जो वॉल होती है ना, वहां पे 16 से 20 सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। ट्रैकिया पे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है उनका फंक्शन क्या है? तो वो क्या करती है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। मान लो कि अगर ट्रैकिया में हवा ना हो तो वो कोलैप्स ना हो, तो उसकी कोलैप्सिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अगर हम ट्रैकिया को देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, ये रिंग्स है। ये हम देख रहे हैं फ्रंट व्यूज का, ये इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट है। अब कहाँ से ये आगे की साइड से तो कंप्लीट है। जैसे अगर मैं इस तरह से हूं तो अगर ये ट्रैकिया है तो आगे से तो ये रिंग क्या होंगी, कंप्लीट। लेकिन अगर हम इसका बैक व्यू देखें, अगर हम इसका बैक व्यू देखें तो ये इस तरह से होती हैं, ये इनकम्प्लीट होती हैं, ये इस तरह से इनकम्प्लीट है। तो हमें ये याद रखना है कि ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। अगर हमें नंबर याद रह जाते तो ठीक है, नंबर याद नहीं रहता तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ इतना लिखना है, इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। और इनका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। जब उसके अंदर कोई एयर नहीं है तो उसको कोलैप्सिंग से क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। ये हमें याद रखना है किसमें, ट्रैकिया में। अब इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल ये आता है, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं और इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में ना हर चीज पैराग्राफ में है और पैराग्राफ में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें दे रखी, तो उसको एक तरह से कोड है, हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको इस तरह से, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को कैसे समझेंगे। ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये लंग्स में एंटर करती है, इसके दो डिवीजन हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जो डिवीजन हुआ है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब लंग्स में फर्दर और डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। तो ये पहला डिवीजन हो गया इसका, फिर ये फर्दर और डिवाइड करेंगी, फिर इसके बाद ये और डिवाइड करेंगी, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, तो ये तो क्या हो गई, ये तो ब्रोंकाई है। अब ये जो ब्रोंकाई है फाइनली बिल्कुल नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होती है इस तरह से, ये नैरो ट्यूब्स में। इन नैरो ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, फाइन नैरो ट्यूब्स इज कॉल्ड ब्रोंकियोल। तो क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं तो हमें ये याद रखना, अगर हमें पूछा जाता है कि फाइन नैरो ट्यूब्स तो वो कौन सी हैं, वो है ब्रोंकियोल। तो यहाँ पर ये तो हो गया ट्रैकिया जिसपे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ये है ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई पे भी क्या प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। और ये येलो कलर से जो बिल्कुल नैरो पतली ट्यूब्स बनाई है, ये है ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स पर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, और ये कैसी हैं, थिन एंड नैरो ट्यूब्स, थिन एंड नैरो ट्यूब्स हैं, ठीक है, याद रखना। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये फाइनली ये इस तरह से बंच होता है, एल्विलाई का बंच होता है, इसको हम बोलते हैं एल्वियुलर सैक। ये उसमें जाकर क्या होती है, टर्मिनेट। एल्वियुलर सैक क्या है, ये क्या है, ये है बंच ऑफ एल्विलाई, बंच ऑफ एल्विलाई। अगर हम इस एक को बाहर निकाल के देखें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, एल्विलाई, और इस पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी खासी होती है क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, फाइनल गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ह्यूमंस के ये क्या है, एल्विलाई। और एल्विलाई क्या है, एल्विलाई है एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ये याद रखना है हमें, गैसेस एक्सचेंज अगर कहाँ हो रही है, ये हो रही है एल्विलाई में। तो ये ट्रैकिया था, जैसे ही लंग्स में एंटर किया डिवाइड किया,
ठीक है, ट्यूब्स में, जिनको हमने बोला ब्रोंकाई, ये और फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। फाइनली ये ब्रोंकाई थिन और नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होंगी, जिनको ब्रोंकियोल बोलेंगे। इन पर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती। और ये जो ब्रोंकियोल ये टर्मिनेट होते हैं एल्विलर सैक में। एल्विलर सैक क्या है? बंच ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई क्या है? बलून जैसा स्ट्रक्चर होगा, जहां पर फाइनली क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर अच्छी खासी क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके अराउंड, को सराउंड करके रखती हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज फास्ट हो सके। तो ये यही है यहाँ पर कि ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हुई है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जो कहाँ एंटर कर रही है? लंग्स में। ब्रोंकियोल क्या है कि ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड नैरो ट्यूब्स, जिसको हमने क्या बोला है? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो किस में डिवाइड हो रही है? स्मॉलर एंड नैरो ट्यूब में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकियोल बोल रहे हैं। ठीक है, ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट्स इनटू अ सैक, जिसको हमने क्या बोला है? एल्विलर सैक। ये बंच है, किसका बंच है? 6 to 8 बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। और एल्विलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ये क्या है? एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो ये हमें बातें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल टर्मिनेट हुआ एल्विलर सैक में। Alveolar sac is a bunch of alveoli. Alveoli is a balloon-like structure and actual site of gaseous exchange. ठीक है, ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आते हैं लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो लंग्स जो होते हैं हमारे अंदर वन पेयर, हमें क्या क्या याद रखना है लंग्स में? लंग्स जो होते हैं वो वन पेयर होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्पॉन्जी पाउचेस हैं। ठीक है, बाहर एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा स्मॉल होता है राइट से। ठीक है, और उसमें कार्डियक नॉच होती है। कार्डियक नॉच मतलब एक स्पेस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग में, जहां पर हार्ट अकोमोडेट हो सके। अगर हम एक रफ डायग्राम बना लें लंग्स का, तो ये तो ट्रैकिया है और ये ब्रोंकाई है, ये लंग्स है। ठीक है, तो ये कौन सा है? लेफ्ट लंग है, और ये कौन सा है? राइट। ठीक है, और यहाँ पर इनके बाहर ना कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की, इस तरह से। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। कवरिंग का काम क्या है भाई? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लंग्स को। ठीक है, और है ना, ये वाला जो स्पेस है ना, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच मतलब एक स्पेस है जहां पर क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? फिट हो रहा है इसके अंदर। तो ये लंग्स है, और लंग्स में हमें इतना ही याद रखना है, वन पेयर है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पाउचेस है, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला है? प्लूरा। ठीक है, और अगर हम थोड़ा याद रख सकते हैं तो हम ये रख सकते हैं कि राइट लंग में जो है 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, 3 लोब्स हैं, 1, 2 और 3। और अगर हम लेफ्ट में बात करें तो यहाँ 2 ही लोब्स होते हैं, 1 और 2। ये हमें किसके बारे में याद रखना है? लंग्स के बारे में। यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, एल्विलाई यहीं प्रेजेंट होती। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी मसल, डायफ्राम क्या है? रेस्पिरेटरी मसल है। अब हमें ये याद रखना है, मस्कुलर शीट है जिसपे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अभी अगर हमने इसी स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर, तो ये डायफ्राम है। ठीक है, नॉर्मली डोम शेप का है, जिस पर लंग्स, मतलब हम बोल सकते हैं बिलो लंग्स प्रेजेंट है ये। और ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है बाय मूविंग अप एंड डाउन। इसी का मूवमेंट होता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, और उससे क्या हेल्प करेगा? ये ब्रीथिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है डायफ्राम, जो पहला तो क्या है कि ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा है, और दूसरा क्या है? ये थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। थोरेसिक कैविटी क्या हो गई? चेस्ट कैविटी है, और चेस्ट कैविटी के नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? डायफ्राम कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये तो मेन पार्ट है जो हमें याद रखने हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको कोई भी पार्ट ना एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। आपको फर्दर सब पार्ट्स दे दिए कि नेसल कैविटी का फंक्शन क्या है। ठीक है, आपको बोल दिया एल्विलाई का फंक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल क्या है, या जो ब्रोंकाई स्मॉलर और नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, उन ट्यूब्स का नाम क्या है? ब्रोंकियोल नाम है उनका। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है, ऐसे। ठीक है, यह आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
और मे बी ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको दे दिया जाए, पार्ट्स लेबल कर दिया जाए, ये पार्ट ए है, बी है और सी है, आपको इन ए बी सी का नाम बताना है और इनका फंक्शन बताना है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दे दिया और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दे दिया एक्सप्लेन करने के लिए, वो ब्रेक हो जाएगा पार्ट्स के अंदर, सब पार्ट्स हो जाएंगे क्वेश्चन के। तो हमें नेसल कैविटी का फंक्शन, ठीक है, उसके अलावा हमें याद रखना है एपिग्लॉटिस का फंक्शन, कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन, एल्विलाई का फंक्शन, डिफरेंस ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, ये सारे क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने हैं जो पूरा एनसीईआरटी कवर करते हैं और पूरा एनसीईआरटी में इसके आंसर्स भी गिवन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को भी हमने सबसे पहले ही डिफाइन किया था कि ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग का डेफिनेशन। जब भी आए हमें कि एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ब्रीथिंग का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग की डेफिनेशन, करेक्ट वे क्या है रिप्रेजेंटेशन का, ब्रीथिंग का हमें डेफिनेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ CO2, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो 2 स्टेप्स होते हैं इसके, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। अब हमें ना इसको अच्छे से समझना है, अगर हम एक प्रोसेस अच्छे से समझ गए तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनहेलेशन क्या होता है, मतलब इनहेल जब हम करेंगे तब क्या होगा। तो हम उसको इस तरह से समझते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम इनहेल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ब्रेन से मैसेज आया, ठीक है, या ड्यूरिंग इनहेलेशन, हम ऐसा लिखेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होंगे, डायफ्राम, ठीक है। हम ऐसा एक छोटा सा पॉइंट है, डायफ्राम तो है ही सरी, इसके अलावा एक और मसल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है ना, ये रिब्स से अटैच्ड होती हैं। किससे अटैच्ड होती हैं, अटैच्ड टू रिब्स, ये हमें याद रखना है, अटैच्ड टू रिब्स, रिब्स से अटैच्ड होती हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब ये हमें ना बहुत अच्छे से ये चीज पता होना चाहिए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ये वाला, जितना ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर उतना कम। अगर हमें ये याद है तो हम आराम से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस समझ सकते हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से हुआ क्या, जो डायफ्राम था ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने पर डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, वो क्या होंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगी। जैसे अगर हम एक डायग्राम से समझें इसको, हो क्या रहा है, यहाँ ऊपर रिब्स है ना, रिब केज है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उनके बीच में मसल्स प्रेजेंट है, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, डायफ्राम तो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी इनके कॉन्ट्रैक्शन से। तो अगर ये मैं रिब्स बना दूं, ये रिब्स से मान लो ये पूरा कवर कर रखा है, तो ये रिब्स कहाँ मूव कर रही हैं, बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और डायफ्राम कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुआ, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करा और कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब सोचो, हमें यहाँ पर ध्यान से ये सोचना है कि रिब्स बाहर मूव कर रही है और ऊपर मूव कर रही है, डायफ्राम नीचे मूव कर रहा है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर जो था उनके अंदर वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ज्यादा कंपेयर टू लंग्स, लंग्स से कंपेयर करें तो बाहर से हवा कहाँ आ गई, अंदर की तरफ, तो क्या हो गया, इनहेलेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। जब ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठेंगी और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो चेस्ट कैविटी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और प्रेशर क्या हो जाएगा उनके अंदर, डिक्रीज। बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर से कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ, और जब हवा बाहर से अंदर की तरफ आ गई तो क्या हो गया, इनहेलेशन हो गया।
ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब इनहेलेशन होता है तो रिब्स का मूवमेंट कहाँ होता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये हमें याद रखना है बहुत अच्छे से, कहाँ होगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। डायफ्राम का मूवमेंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड। शेप क्या होगी डाउन डायफ्राम की, ड्यूरिंग इनहेलेशन फ्लैट हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो चेस्ट कैविटी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा उनके अंदर, डिक्रीज। तो बाहर से हवा कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ। एक प्रेशर का डिफरेंस हो गया ना, तो हवा बाहर से कहाँ आ गई, अंदर की तरफ आ गई। तो ये क्या हो गया, इनहेलेशन। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ होगा, एक्सेलेशन में। एक्सेलेशन में अब ये मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स। जब ये मसल्स रिलैक्स करेंगी तब क्या होगा, जब ये मसल्स रिलैक्स करेंगी तब रिब्स जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगी, अंदर की तरफ मूव करेंगी रिब्स, ठीक है, और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगी तब क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूव करेंगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो गया ना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। जब ये डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, बाहर के कंपैरिजन में लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो हवा अंदर से कहां चली जाएगी, बाहर। तो ये क्या हो गया, एक्सेलेशन। फिर से एक बार फिर से मैं बताती हूं, जब ये अंदर की तरफ मूव करेंगी, अंदर की तरफ क्यों मूव कर रही है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। मसल रिलैक्स होंगी तो ये अंदर की तरफ मूव करेगी रिब्स, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, डोम शेप्ड हो जाएगा अगेन। तो इससे जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी की वो डिक्रीज हो रही है। तो लंग्स भी क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, भाई जगह नहीं है उसके लिए। पहले जगह थी वो एक्सपैंड हो गए थे, वॉल्यूम बढ़ गई थी ना उनकी भी, अब क्या हो गए, स्पेस नहीं है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्रेशर क्या हो रहा है उनके अंदर, बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो बाहर का प्रेशर कम है अंदर के प्रेशर से, तो हवा अंदर जहां ज्यादा प्रेशर है, हवा वहां से कहां चली जाएगी, बाहर। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही है, व्हेन एयर इज ब्रीथ इन द डायफ्राम एंड मसल अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। या आउटवर्ड गई, वो डाउनवर्ड गया, कैसा हो गया, ये फ्लैट शेप का हो गया। ड्यू टू विच देयर अकर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करी, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, results in increase in the volume of chest cavity. Thus air pressure decreases and air from outside कहाँ आ जाएगी, आउटसाइड से कहाँ आ जाएगी वो, इनसाइड, इनसाइड द लंग्स। ठीक है, और वो जो एल्विलर सैक है वो हवा से क्या होगा, फिल हो जाएगा, वहां गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट होगा। ठीक है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेड इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस आउट इनटू द एल्विलर सैक। उसके बाद एक्सेलेशन में क्या हो रहा है, एक्सेलेशन में जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो डायफ्राम एंड मसल अटैच टू रिब्स रिलैक्स, ये रिलैक्स हो गई। जब ये रिलैक्स हो गई तो रिब्स कहाँ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, और डायफ्राम कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड। तो वापस कैसा हो गया, ये डोम शेप का। नॉर्मली डायफ्राम कौन से शेप का होता है, डोम शेप का। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ चेस्ट कैविटी में, वॉल्यूम कम हो गई चेस्ट कैविटी की। जब वॉल्यूम कम हो गई चेस्ट कैविटी की तो प्रेशर क्या हो गया उनके अंदर, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूम जब क्या हुआ डिक्रीज तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सॉरी, डिक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हवा जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से कहां चली गई, वो बाहर चली गई, तो क्या हो गया, एक्सेलेशन हो गया। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म अक्सर पूछा जाता है, चाहे तो वो आपको एक्सेलेशन पूछ सकते हैं, चाहे तो वो हमको इनहेलेशन पूछ सकते हैं, या आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ अ डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सेलेशन। जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो डायफ्राम का शेप कैसा होगा, डोम। उसका मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड। रिब्स का मूवमेंट क्या होगा ड्यूरिंग एक्सेलेशन, इनवर्ड। ठीक है, एंड डाउनवर्ड। तो ये मूवमेंट पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इनहेल करेंगे तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये अंदर की तरफ, तो वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो गया, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये हमें याद रखना है ब्रीथिंग मैकेनिज्म। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या याद रखना है, हमें यहाँ पर दो पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्विलाई, एल्विलाई के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
गैसेस अक्रॉस एल्विलाई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल्विलाई का डायग्राम बना लेते हैं, और बनाना भी है हमें। ठीक है, ये हमने एक एल्विलाई का डायग्राम बना लिया, ऐसे ही है एल्विलाई। ठीक है, और ब्लड सप्लाई हो रही है अच्छी खासी, क्या है यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, तो ये हमने क्या बना लिया, एक ब्लड कैपिलरी बना ली। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या हो गई, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, एल्विलाई, है ना। यहां से बॉडी से ब्लड आ रहा है, जो बॉडी से ब्लड आएगा, है ना, ब्लड फ्रॉम बॉडी, तो जो बॉडी से ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और यहां से फिर ये कहाँ जा रहा है, टू द बॉडी, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, बाहर से यहां से O2 अंदर आई। ठीक है, O2 का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है ना, ज्यादा है ना, हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा। यहाँ पर ये जो ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कम, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके तो कहाँ आ जाएगी, इस ब्लड में। इस ब्लड में CO2 ज्यादा है क्योंकि ये बॉडी से आ रहा है, तो वो डिफ्यूज होके कहाँ चली जाएगी, एल्विलाई में, और एल्विलाई से फिर ये कहाँ चली जाएगी, बाहर। ठीक है, तो ये इस तरह से तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है अक्रॉस एल्विलाई, और कौन से प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये जो ब्लड आया इसमें ऑक्सीजन क्या था, जो बॉडी से ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन क्या था, कम, एल्विलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो डिफ्यूज होकर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ आ गया, यहाँ पर जहाँ पे लो था। इसमें CO2 ज्यादा था, ये डिफ्यूज होकर कहाँ चला गया, एल्विलाई में, और एल्विलाई से कहाँ चला जाएगा, बाहर। एक तो ये हो गया अक्रॉस द एल्विलाई। अब हम एक बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना गैसेस का, वो कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। पहले हम गैसेस देख लेते हैं, जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो मेनली दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, एक हो रहा है ऑक्सीजन का और एक हो रहा है CO2 का, यही हो रहा है, और यही हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है मेनली दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एक किस फॉर्म में होगा, कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। एक तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये उसके साथ जो है बाइंड हो जाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम O2, या हम बोले अराउंड 97% जो O2 हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में हो रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है हमें। दूसरा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, भाई इसकी सॉल्युबिलिटी कम है वाटर के अंदर, तो अराउंड सिर्फ 3% जो है वो डिसॉल्व होगी किसके अंदर, प्लाज्मा में। परसेंटेज याद रह जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, मैक्सिमम O2 इज ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है, कौन से फॉर्म में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है कंपेयर टू CO2। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर में, तो इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा या थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, और कुछ अमाउंट का हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये तो O2 के बारे में हमें इतना तो याद रखना ही रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखना है। और CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 जो है मैक्सिमम अभी मैंने बताया किसके थ्रू जा रहा है, वो प्लाज्मा के थ्रू, है ना, बाइकार्बोनेट आयंस में। बाइकार्बोनेट आयंस नहीं याद रहता तो हमें याद रखना है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। और कुछ अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का, है ना, स्मॉल अमाउंट वो किसके साथ जा रहा है ट्रांसपोर्ट होकर, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज जो हमें याद रखनी है। वही यहाँ पे दे रखा है कि जो है अबाउट 97% जो है ऑक्सीजन वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रही है, जो कि आरबीसी में और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही टिश्यू में पहुंचेगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन वापस आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग 3% जो है वो किसमें, डिसॉल्व इन वाटर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है।
इसके बाद अगर हम CO2 की बात करें तो अराउंड 70% तो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जा रही है, जो कि अभी मैंने बोला था, और जो 7% है वो भी बाइकार्बोनेट आयन में जा रही है, प्लाज्मा। तो 77% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जा रही है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मैक्सिमम CO2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, और कुछ अमाउंट किसके थ्रू हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर, जिसका हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, याद रह जाता है तो अच्छा है, नहीं याद रहता तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर वो जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्विलाई। हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, डायग्राम भी पूछा जाता है एल्विलाई का डायग्राम, और वो ब्लड कैपिलरी, सबसे सिंपल डायग्राम यही है। उसके अलावा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू भी हो रहा है, मतलब मैक्सिमम तो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कुछ अमाउंट का किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू। तो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है क्यों ऐसा होता है कि प्लाज्मा में कम हो रहा है और हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक तो सॉल्युबिलिटी का फर्क है, डिफरेंस है भाई, सॉल्युबिलिटी कम है उसकी वाटर में, इसीलिए। दूसरा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए, तो उसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और CO2 मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी है उसकी पानी में, तो मैक्सिमम वो डिसॉल्व होकर ही जा रहा है, कुछ अमाउंट का हीमोग्लोबिन के साथ या RBC के थ्रू जा रहा है। ये हमें याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में, ठीक है। इसके अलावा जब अभी हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हमने ये देखा था कि प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है और इस वजह से गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पे गए तो वहां पे थोड़ी सी माउंटेन सिकनेस हो जाती है ना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है। तो इस वजह से जब प्रेशर का डिफरेंस कम हो गया तो ब्रीथिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और उस केस में RBC का नंबर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके अलावा अगर हम कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन देखें, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन में कौन सा पार्ट है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोलाई है जो ये कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग जो इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस से हम ब्रीथिंग को रोक सकते हैं, लेकिन वो हमेशा इनवॉलेंट्री चलती रहती है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली चलती रहती है। तो जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो है पूरा चैप्टर हो गया रेस्पिरेशन का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है NCERT में, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब ये पूछा है, एक तो ये पूछ लिया कि कौन सा एडवांटेज है ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को अगर हम बात करें कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो क्या एडवांटेज है ना रेस्पिरेशन के लिए, या तो ये क्वेश्चन है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रीथिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग वाला जो प्रोसेस होगा ना वो फास्ट होगा एक्वेटिक में कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, ऐसा क्यों, वो इसीलिए है। तो पहले एडवांटेज, दोनों का आंसर सेम है। एडवांटेज ये है टेरेस्ट्रियल को कि टेरेस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है वो गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं, फ्री फॉर्म में है ना, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं ना वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है और कम है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, वो ज्यादा ले रहे हैं, फ्री फॉर्म में ले रहे हैं, आराम से आ रही है, लेकिन इनका डिसॉल्व फॉर्म में है, H2O है ना, कंबाइन है ना, तो डिसॉल्व फॉर्म में है ऑक्सीजन वाटर में। ये हो गया। ब्रीथिंग रेट का भी यही है, ब्रीथिंग रेट का इसीलिए क्योंकि उनको क्या है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कम है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उनको, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्रीथिंग रेट क्या होगी, फास्ट होगी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये याद रखना है। इसके अलावा डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस ऑर्गेनिज्म, यह भी हमने डिस्कस किया था, 3 डिफरेंट पाथवे, तो ये हमें एज इट इज लिखना है। उसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, यह भी हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो। अच्छा, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन अ ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई लंग्स है ना, तो पहला तो ये है उसका जो लंग्स जो है वो ये है क्योंकि उसमें क्या है, एल्विलाई है, मिलियन ऑफ एल्विलाइज है ना, और एल्विलाई क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रही है। हमने यही बोला ना, रेस्पिरेटरी सरफेस का शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, तो उसका लार्ज सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है, एल्विलाई। इतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कि हर एक RBC जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, इतना सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी थी। बहुत सारे मिलियन ऑफ एल्विलाई है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी हमने देखा।
कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच यूजेस एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, यह भी हमने ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यह भी हमने डिस्कस किया है। हाउ आर द एल्विलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द गैसेस एक्सचेंज, ये सेम है, ठीक है, क्योंकि एल्विलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, बंच में बहुत सारे बंच में प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए। अगर हम बोर्ड के लिए सिर्फ एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, उसकी थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ें, तो हमें एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा, मतलब ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, आपको आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हर सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।